हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनीता। आज मैं आपके सामने चैप्टर 6 CDP चाइल्ड पेडागोजी एंड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। फ्रेंड्स, चाइल्ड सेंटर क्या है? हमें ये जानना है कि चाइल्ड सेंटर लर्निंग क्या होती है। हिंदी में हम कह सकते हैं कि बाल केंद्रित, यानी कि चाइल्ड सेंटर का मतलब पहले एजुकेशन क्या थी, टीचर्स के ऊपर थी। मतलब कि एजुकेशन का केंद्र था वो टीचर होता था। एग्ज़ाम्पल लीजिए, यहाँ बच्चे हैं, ये टीचर्स है और यहाँ पर ये सारे बच्चे हैं और बच्चे क्या है पूरा सुनेंगे, यानी कि टीचर पर फोकस था। बट अब क्या हुआ है, अब हमने इस एजुकेशन को, हमारे सिस्टम ने क्या बनाया है, इसको चाइल्ड सेंटर बनाया है कि बच्चे को ध्यान में रखते हुए ही हमें एजुकेशंस करनी है कि बच्चा किस तरह से अपना वर्क कर रहा है। ये चीज़ हमें देखनी है कि एग्ज़ाम्पल लीजिए, ये हमारा टीचर ये है, हमारी एग्ज़ाम्पल ये सारे क्या हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं और टीचर सब तरफ से बच्चों को एक समान लेके देख रही है। मिस हमारा चाइल्ड सेंटर का मतलब हो गया कि बच्चों को सेंटर में रखना है, यानी कि बच्चे को मेन करना है कि बच्चा किस तरह से चल रहा है और क्या उसकी एजुकेशन किस तरह से चल रही है, उसको किस तरह से प्रोग्रेस किया जाए। हम मान सकते हैं कि एग्जाम्पल हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर लर्निंग इज वन एस्पेक्ट ऑफ द प्रोग्रेसिव एजुकेशन बिकॉज इट्स कंसिडर लर्निंग अ नेचुरल प्रोसेस फॉर अ चाइल्ड इन विच इट्स लर्न फ्रॉम कैरिंग आउट डे टू डे एक्टिविटीज़। मीन्स हम कह सकते हैं कि बच्चे को डे टू डे एक्टिविटीज़ देनी चाहिए। हमारी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हमें बच्चे को अपने केंद्र में, सेंटर में रखना चाहिए और बच्चे को देखते हुए हमें अपनी एजुकेशन का सिस्टम बनाना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमारी एजुकेशन चलनी चाहिए। कहने का मतलब है कि एजुकेशन बच्चे के लिए है, बच्चा एजुकेशन के लिए नहीं है। मतलब ये ऐसा ना हो कि वो उस पर बर्डन बन जाए, उसको बर्डन नहीं बनाना है। हमें उसे एक उसके प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हुए, प्ले एंड मेथड से उसे सिखाते हुए, और बच्चा उसे हंसी खुशी सीखे, उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, वो इजीली उसको ग्रहण कर सके और वो उसको एक बर्डन ना समझे और बच्चा हैप्पीली होकर इस एजुकेशन को समझे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि व्हाट इज़ अ चाइल्ड सेंटर लर्निंग। चाइल्ड सेंटर लर्निंग क्या होती है? देखिए, चाइल्ड सेंटर लर्निंग क्या है? ये चाइल्ड सेंटर लर्निंग, इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग, भाई बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को समझना है। हम कह सकते हैं कि भाई बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्या ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चे की चाइल्ड की साइकोलॉजी क्या है, उसको किस मेथड से हमें समझना है, बच्चे की को किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, वो किस फील्ड में जाना चाहता है, वो किस फील्ड का बच्चा है, वो किस तरह से समझना चाहता है चीज़ों को, हमें उस तरह से उसको समझाना है। मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी। हम कह सकते हैं द टीचर एजुकेट मस्ट अंडरस्टैंड दैट द चाइल्ड्स बिहेवियर्स इज गवर्न बाय द रिक्वायरमेंट सोशल कंडीशंस। राइट, हम देखिए उसके व्यवहार के अनुसार, जैसा बच्चा है, हर बच्चे में सभी चीज़ की क्वालिटी, हम एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई सभी तो डॉक्टर्स बनेंगे नहीं, सभी तो इंजीनियर नहीं बनेंगे, सभी की कैपेसिटी तो है नहीं कि एक साथ एक स्पीड में समझने की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सभी बच्चे एक साथ नहीं समझ सकते। सबका मेंटली लेवल डिफरेंट होता है, डिफरेंट फैमिलीज से आते हैं, डिफरेंट घरों से आते हैं, डिफरेंट उनका एटमॉस्फेयर, आसपास का वातावरण जहाँ वो रहते हैं, दोनों बहुत डिफरेंस होते हैं। तो सबको समझाना एक वो मेथड होना चाहिए कि सब अच्छे से समझ सके बच्चा। तो टीचर को उनकी साइकोलॉजी को समझना है, उनकी साइकोलॉजी पर वर्क करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। इसमें फिर हमारा ये भी आ जाता है, भाई उसका इवोल्यूशन और टेस्टिंग कैसे करें। लर्निंग में हम इवोल्यूशन करेंगे बच्चे का, उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, क्या मेथड होगा हमारा टेस्टिंग का, उसको किस तरह से, भाई हम उसको कह सकते हैं कि मतलब कि इसमें क्या, जब एजुकेशन हो रही है उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको हल करना है हमें। अगर वो जो उसके पास प्रॉब्लम है उसको अगर वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो उसके ज्ञान का हमें विकास करना है, उसको डेवलप करना है, उसको उसमें हेल्प करनी है कि वो किस तरह से उसको जान सके और उसको सॉल्व कर सके। यानी कि हम प्ले एंड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, सॉल्विंग
भी हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि भाई किस तरह से कि इवोल्यूशंस ऑफ लर्निंग इज़ द इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंड दैट इज़ हैज़ बीन इफेक्टिव, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ट्रेडिशनल टेस्टिंग टेक्निक दैट are replaced in the child centered learning by continuous and the comprehensive evaluations, कि किस तरह से उसमें evaluation उनका हमें टेस्ट लेते रहना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए कि बच्चा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ उसको नहीं आ रही है, तो ये चीज़ हम उसको देखें और उस पर वर्क करें। फिर चाइल्ड सेंटर लर्निंग के अंदर आता है सिलेबस। भाई ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि उसका सिलेबस कैसा होना चाहिए, कि किस सिलेबस की नीड है, किस सिलेबस को हमें अपडेट करना है, कि उसके आवश्यकताओं, उसके स्कूल का जो पाठ्यक्रम है, उसका करिकुलम है, उसके अकॉर्डिंग हमें रूल्स बनाना, साइकोलॉजी, उसकी साइकोलॉजी को जानना, उसमें क्या प्रेरणाएं हैं उसके ऊपर वर्क करना और उसी पाठ्यक्रम को उसी क्रम में हमें लगाना। ठीक है, विभिन्न कह सकते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न स्तरों पर सीखने की प्रक्रिया को एक लेवल तक अच्छा बनाना, और उसमें क्योंकि बच्चे को केंद्र में रखते हुए हमें ये सारा सिस्टम करना है। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। भाई बच्चे को डिसिप्लिन में हम कह सकते हैं कि भाई जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशंस के अंडर में जो क्लास में और स्कूल्स में जो एक डिसिप्लिन की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कि एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए हमें, कि हमें किस तरह से जो शरारती बच्चे हैं, जो शैतान बच्चे हैं, उनको किस तरह से उनके लक्षणों को पहचाना जाए और उन्हें सही मार्ग पर उन्हें लाया जाए, बट उन पर प्रेशराइज नहीं करना है, उनको हतोत्साहित नहीं करना, उनको प्रोत्साहित करना है कि वो उस एजुकेशन को ग्रहण करें और अच्छा बिहेव करें। नेक्स्ट है डायग्नोस। ठीक है भाई, हम बच्चे को किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं, कि जो उसका निदान है, समस्या का निदान और निराकरण हम उसको कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कि चाइल्ड सेंटर क्लास चल रही है, एजुकेशन है, उसमें समस्याओं को पहचानना और फिर उनका समाधान करना, ये बहुत बड़ी बात है, और ये जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की हेल्प के द्वारा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये हमें करना भी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारा कि प्रोग्रेसिव, ये हमारा हो गया। अब आता है कि प्रिंसिपल हमारे हो गए हैं, पूरा प्रिंसिपल हमारे हो गए हैं जो हमने इसमें अंडरस्टैंडिंग की। अब आए प्रोग्रेसिव एजुकेशन मीनिंग एंड हिस्ट्री। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन है क्या, आप क्या समझते हैं प्रोग्रेस? देखिए प्रोग्रेस आप समझ रहे हैं, प्रोग्रेस यानी कि आगे बढ़ना, प्रोग्रेस होना, मीनिंग सही समझे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, एजुकेशन में किस तरह से आगे बढ़ना, किस तरह से प्रगतिशील शिक्षा, क्या होनी चाहिए प्रगतिशील शिक्षा। देखिए एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन शिक्षा जो एक क्रम में है, एक इसका परिणाम क्या होता है, जो प्रगतिशील शिक्षा की जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जॉन डीवी का, इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल विशेष योगदान रहा है इसमें प्रोग्रेसिव एजुकेशंस में, राइट। इनका बहुत ज़्यादा डीवी का बहुत ज़्यादा, पहले हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा प्रोग्रेसिव एजुकेशंस, क्योंकि इट्स नॉट बिग टॉपिक, इट इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक। प्रोग्रेसिव एजुकेशंस मीन्स वी कैन से कि गिविंग अ चाइल्ड फुल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट। में कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हमें बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी है और उसकी क्वालिटीज़ को, उसके अंदर जो स्किल है उसको डेवलप करना है, राइट। एंड एजुकेटिव इज लर्नर बाय कोऑपरेटिव लर्निंग, उसके साथ हमें कोऑपरेटिव लर्निंग करनी है, उसकी हेल्प करनी है, उसमें हमें उसको ऑर्डर नहीं देना कि ये आपको करके लाना है, नहीं, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको पढ़ाने में उसको हेल्प करनी है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व मेथड को हमें अपनाना है, राइट। हम जैसे कि एक ये भी पॉइंट है कि डेवलपिंग डेमोक्रेटिव वैल्यू इन द स्टूडेंट, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं उस पर वर्क करना है। मेकिंग एजुकेशन मोर प्रैक्टिकल विद द एम्फेसिस द सेल्फ लर्निंग, ओके। उसको एम्फेस करना है कि हमें सेल्फ लर्निंग के लिए वो करके सीखे, मीन्स करके सीखे, उसको डू एंड लर्न, डूइंग एंड लर्न वाला मेथड होना चाहिए। ये हमारा प्रोग्रेसिव हिस्ट्री में आ गया है भाई, हमें किस तरह से उसको
करना है, बच्चे को सिखाना है। ये पूरा हमारा इसके अंदर प्रोग्रेसिव एजुकेशंस हमारा जो हिस्ट्री है कि क्या इसके ड्यू इसमें हम कह सकते हैं कि जो डीवी वैज्ञानिक हैं उनका जो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन है। ये देखिए, ये हैं फ्रेंड्स अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी, क्योंकि इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशंस है एक प्रोग्रेसिव एजुकेशंस के लिए। इन्होंने क्या किया था, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट था, इसमें जो शिक्षा का जो एक कॉन्सेप्ट था, उद्देश्य इनका जो एम था कि बच्चों की शक्तियों का विकास करना, उनकी पावर को डेवलप करना, और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं बच्चों में, ठीक है, उनको अपने उन पर ध्यान करते हुए उनको उद्देश्य, उनका जो एम है उसको पूरा करना। ये हमारा प्रोग्रेसिव डीवी थ्योरी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशंस की है इसके ऊपर वर्क करती है। फिर इन्होंने क्या, प्रोग्रेसिव एजुकेशंस के जो अंदर है प्रोजेक्ट विधि होनी चाहिए, राइट, समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, डूइंग एंड लर्निंग होना चाहिए। ये सारी बातें इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बच्चे को करके सीखना चाहिए, क्योंकि वो जब करके सीखेगा तो ये बहुत जल्दी सीखेगा। ये सारी चीज़ें इन्होंने इस पर वर्क किया था डीवी ने। तो देखिए, अब हम आते हैं कि भाई इसकी क्या इम्पोर्टेंस भी हैं, कि भाई किस तरह की इम्पोर्टेंस इन्होंने दी थी डीवी ने। देखिए, इन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत सारे कहना चाहिए एग्जाम्पल कि बच्चों के ऊपर बहुत सारे इन्होंने करिकुलम कैसा होना चाहिए, एजुकेशंस कैसी होनी चाहिए। इन्होंने बोला था, डीवी ने बोला था, एजुकेशन इट इज़ द पार्टिसिपेट ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोशल कॉन, मतलब कि इन्होंने यही बोला था कि बच्चे को इंडिविजुअल देखना चाहिए और किसको किस तरह की नीड है उस पर वर्क करना चाहिए बच्चे को देखते हुए। स्कूल का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट मस्ट रिप्रेजेंट द करंट लाइफ, उनको करंट लाइफ है ना बच्चे की, उसको देखते हुए उन्हें स्टूडेंट्स को जो उनकी घर की लाइफ है, होम लाइफ है, वो किस तरह से घर में रहते हैं, स्कूल का क्या प्रोसीजर है, उसको देखते हुए बच्चे को टीच करना चाहिए और उनको डेवलप करना चाहिए। करिकुलम के ऊपर डीवी ने बात की है कि भाई करिकुलम क्या है, करिकुलम इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इन सोसाइटी, द स्टूडेंट ऑफ द 4 कोर सब्जेक्ट्स लैंग्वेज, साइंस, हिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट्स को एक कपल्ड करके स्टडी प्रैक्टिकल लाइफ के थ्रू उनको हमें देना चाहिए। मेथड ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, ये इसके ऊपर इन्होंने बात की। इनका खुद का भी एक स्कूल था, उन्होंने वहाँ काफ़ी टाइम, इनकी वाइफ ही इससे रिलेटिव थी, एक स्कूल की प्रिंसिपल बनाया था इन्होंने, और ये भी वर्क कर रहे थे। सोशल प्रोग्रेसिव रिलेटेड टू द स्कूल, मतलब कि एक सोशल को किस तरह से स्कूल की एजुकेशन से रिलेटेड किया जाए। मेन हम कह सकते हैं एजुकेशन इज़ मोस्ट फंडामेंटल मेथड ऑफ द सोशल रिकन्स्ट्रक्शंस फॉर द प्रोग्रेस एंड द रिफॉर्म, देखिए किस तरह से उसको रिफॉर्म किया जा सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोग्रेसिव एजुकेशंस, मतलब कि प्रोग्रेसिव एजुकेशंस की इम्पोर्टेंस क्या है, आप समझ सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस किस बारे में, कि भाई इम्पोर्टेंस तो यही है ना कि हमें किस तरह से बच्चे को अपॉर्चुनिटी, इसकी इम्पोर्टेंस है कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना, राइट, कि बच्चे का जो एक वातावरण है वो किस फैमिली से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो नहीं समझ पा रहा, पर स्कूल में आके एक वातावरण देना, और जिस लेवल से वो समझ सकता है टीचर को उस लेवल से समझाना है। ये नहीं कि जिस लेवल से टीचर समझा रहा है बच्चे को उस लेवल से समझना है। ये मेथड नहीं है कि भाई ये रूल बन गया है, ये इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, ये करने हैं तो करो, नहीं करने तो मत करो, फेल हो तो फेल हो, पास हो तो पास हो, अगर ये आपने ऐसे किया तो पास हो, नहीं किया तो फेल हो। बट अब वो चीज़ नहीं है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन की कि अकॉर्डिंग टू रूल, कि बच्चा जैसा है उसके अकॉर्डिंग हमें एजुकेशंस बनानी है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना करिकुलम रखना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा मेथड चलेगा, बच्चे को सेंटर में रखना है, बच्चे की नीड्स हैं, बच्चे की आवश्यकताएं हैं, उनको हमें सेंटर में रखते हुए वर्क करना है। टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशंस, ह्यूमनिस्टिक, कंस्ट्रक्टिव, मॉन्टेसरीज, ठीक है। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। भाई इनकी भी एक बहुत ही अच्छी वो था टाइप ऑफ, कहना चाहिए मॉन्टेसरी के बारे में, कि भाई इन्होंने बहुत एक क्या कहना चाहिए डिफरेंस बताए थे टाइप ऑफ के बारे में, कि किस तरह से ये एजुकेशंस की जाए।
इसका भी सिंपल ही है कि इट्स नॉट डिफरेंस वे कि भाई कि एजुकेशंस का किस तरह से भाई हमें करना है, टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन किस तरह से हमें इसे लाना है। मॉन्टेसरी का एक कंस्ट्रक्टिव वे है जिसमें हमने बात की थी कि डिफरेंसेस भी थे इसमें, प्रोग्रेसिव एंड ट्रेडिशनल। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं अच्छे से, और अच्छे से कर भी सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट। कि टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन मैंने से कंस्ट्रक्टिव, इनकी भी वही पॉलिसी रही है कि भाई किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है हमें एजुकेशन को, और बच्चे के अकॉर्डिंग ही हमें पूरे सिस्टम को समझाना है। बच्चा किस तरह से चाहता है, उसका एम क्या है समझने का। क्योंकि जितने भी साइकोलॉजिस्ट आए हैं और जिन्होंने चाइल्ड सेंटर पे वर्क किया है, उनका तो यही है कि भाई बच्चे को सेंटर में रखते हुए हमें अपना रूल्स, अपना करिकुलम, अपने सिद्धांत को, हमें बच्चा हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, हम बच्चे के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबका यही था डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल्स एजुकेशन एंड द प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब भाई क्या डिफरेंसेस हैं आप कर सकते हैं कि देखिए ट्रेडिशनल एजुकेशंस एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। एक ट्रेडिशनल एजुकेशन होती है, मान लीजिए एक पैरामीटर हम मानते हैं कि स्कूल है, राइट। स्कूल में क्या था, ट्रेडिशनल और प्रोग्रेसिव में। ट्रेडिशनल में इंस्टीट्यूट ऑफ द प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर लाइफ का ऊपर होता है, और प्रोग्रेसिव में अ पार्ट ऑफ लाइफ। देखिए उसमें ट्रेडिशनल में जो आपका इंस्टीट्यूट के अनुसार बच्चा चलेगा, बट प्रोग्रेसिव में पार्ट ऑफ लाइफ, वो लाइफ के ऊपर डिपेंड है। अब लर्नर इन्फॉर्म एंड द ओबे रूल, उसमें ट्रेडिशनल में क्या होगा, बच्चे को वहाँ के रूल ओबे करने होंगे, बट प्रोग्रेसिव एजुकेशन में एक्टिविटी, प्रैक्टिकल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगा कि उसको किस तरह से होना। अब आई जी उसको किस तरह से ट्रीट करना है। इसमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या होता है, कंसीडर करते हैं कि प्राइमरी टीचर फर्स्ट एड किस तरह से बच्चे को ट्रीट कर रही है, उसको किस तरह से ट्रीट करना है। फिर आता है सोसाइटी। जो ट्रेडिशनल होता है उसमें सेपरेट फ्रॉम स्कूल को और सोसाइटी को सेपरेट किया गया है, जबकि प्रोग्रेसिव में एक्सटेंशंस ऑफ द क्लासरूम, उसको एक्सटेंस कर दिया है, क्लासरूम को बढ़ा दिया है, उसमें सोसाइटी के अनुसार एक वातावरण देकर एजुकेशन को दिया जा रहा है। इस तरह से ये डिफरेंसेस हैं ट्रेडिशनल्स एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। देखिए फ्रेंड्स, अब आती है एक्ट, RTE एक्ट। तो देखिए RTE एक्ट पर हम बात करते हैं कि ये क्या है, ये राइट टू एजुकेशंस, राइट। इसका जो शिक्षा का जो अधिकार है, ये जो रूल्स है, ये एक्ट चला था 2009। इसमें क्या था, स्टेट्स, फैमिलीज़ और जो कम्युनिटी जो ग्रुप्स की हेल्प से 6 to 14 ईयर तक के सभी बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा की एक पॉलिसी चलाई गई थी, और उसमें गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना था कि इसमें 6 से लेके यानी कि 1st to 8 तक की एजुकेशन कंपलसरी एजुकेशंस कर दी थी। इसमें क्या गया, 2005 में जो शिक्षा का अधिकार था उसमें एक संशोधन करते हुए उस वर्ष में ये किया गया था। 2002 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 86वें एक अमेंडमेंट हुई थी, उसमें 21A के जो पार्ट 3 में उन्होंने 6 to 14 ईयर के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान चलाया था, जो स्टार्ट कब हुआ था, 4 अगस्त से स्टार्ट हुआ था 2009, जो लोकसभा में पारित किया गया था। और ये लागू कब हुआ था, ये पारित तो हुआ था 4 अगस्त 2009 में, बट ये इम्प्लीमेंट, इसका मतलब कब ये लागू हुआ, स्कूल में अप्लाई हुआ, ये 1 अप्रैल 2010 में, क्योंकि अगस्त में तो ये लोकसभा में पारित हुआ और इसको मान्यता मिली, एक स्टैंप लग गई कि हाँ भाई ये होना चाहिए, बट ये 2010 से पूरे देश में ये लागू हो चुका था। तो इस तरह से RTI ने भी 14 ईयर, बट इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं RTI के। इसने क्या किया, इसने देखिए 0 से 6 से लेके 14 ईयर के बच्चों के लिए बात की है। इससे 0 से 6 वर्ष के लिए कोई बात नहीं की। 0 से 6 वर्ष के बच्चे कहाँ जाएंगे भाई, उनको भी तो पढ़ने का राइट्स है। जब आप शुरू से बेस बनाएंगे 0 से, तभी तो बच्चा आगे निकलेगा। तो ये इसका डीमेरिट्स था। फिर इसने 14 to 18 आगे की एजुकेशंस का प्रावधान नहीं था।
तो इस तरह से कुछ इसमें डीमेरिट्स से बाद में इतना हमें पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये थोड़ा ही आता है जो मैंने बताया है आपको, इससे ज़्यादा रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं। आरटी से क्वेश्चन आते हैं, पर हाँ एजुकेशन के पॉजिटिव के बारे में आते हैं। अब हम देखते हैं मिड डे मील स्कीम। फ्रेंड्स, मिड डे मील स्कीम क्या होती है, ये हमारा अब इस पर आ गया मिड डे मील। देखिए मिड डे मील का मतलब है, देखिए यहाँ सबको एक समान बैठा के एक भोजन की व्यवस्था करना, इसे हम बोल सकते हैं मध्याह्न भोजन, मिड डे मील। देखिए मिड डे मील स्कीम इज स्कूल मील प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजाइन द इम्प्रूव द नेशनलाइज शेड्स ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन के लिए ये चलाया गया था। भाई जो स्कूल में जो पुअर फैमिलीज़ के बच्चे हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, वो एकदम पुअर फैमिली से आ रहे हैं, तो उस एज में बच्चे को वहाँ खाना मिलेगा। तो हो सकता है कि बच्चे खाना, पेरेंट्स क्या करते थे कि बच्चों को नहीं भेजते थे पढ़ने के लिए, स्कूल नहीं भेजते थे, तो उससे क्या होता था, बच्चे खाने के लालच में हमें खाना मिलेगा, और पेरेंट्स को ये था कि बनाना भी नहीं पड़ेगा, चलो बच्चों को भेज देते हैं, वहाँ दोपहर का लंच मिलेगा। तो उस चीज़ की व्यवस्था कराई गई, क्योंकि बच्चे का जो प्रोग्राम इज़ द लार्जेस्ट प्रोग्राम इज़ द वर्ल्ड, और ये प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में फ्री लंच वर्किंग डे में चलाया गया था कि भाई बिल्कुल वर्किंग डे चल रहा है, स्कूल में पढ़ाई चल रही है, पर लंच में बच्चों को वहीं से खाना मिलेगा। जो ये प्राइमरी से अपर प्राइमरी क्लास तक ये स्कीम चली थी। देखिए दिस स्कीम इज़ कन्वर्ट द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये सारा प्रावधान हमारा किया गया था। इसमें हम कह सकते हैं कि भाई इसमें क्या था कि इस योजना के अंदर जो 5th तक के बच्चे थे सभी को राजकीय मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल में ये सुविधा थी। इसके अंतर्गत क्या था, जो जब छुट्टियां रहती थी, अब मध्य अवकाश में जो लंच होता था उसमें क्या होता था, दिन में मतलब कि दिन में क्या चावल से बने भोज्य पदार्थ, कुछ 2 दिन गेहूं से बने, इस तरह से कुछ शेड्यूल उन्होंने सेट किया हुआ था पौष्टिकता के लिए, बच्चे में किसी चीज़ की कमी ना आए, न्यूट्रिशन पूरे मिले और बच्चा एजुकेशन स्कूल पढ़ने आए। एक एम था कि भाई 6 से लेके 14 साल के बच्चे को हमें शिक्षित कराना है और हमारे देश में सभी शिक्षा प्राप्त कर सके, वो ये हमारा। अब आता है जी नेक्स्ट सर्व शिक्षा अभियान। आपने सुना ही होगा सर्व शिक्षा अभियान, SSA, सर्व शिक्षा अभियान। देखिए ये स्टार्ट हुआ था हमारा 2000 से 2001 फ्लैशिंग प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंडिया के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान पूरे उसमें स्टार्ट हुआ था कि दिस स्कीम एम टू प्रोवाइड द यूजफुल द रिलेवेंट एलिमेंट्री एंड एजुकेशन फॉर चाइल्ड इन द एज ऑफ ग्रुप 6 to 14। यानी कि सबको पढ़ना ज़रूरी है भाई, राइट। वही जो मैंने मिड डे मील का भी वही प्रोसीजर था कि भाई सब खाना मिलेगा, स्कूल में लंच मिलेगा तो सभी पढ़ने आएंगे। तो वही सर्व शिक्षा अभियान का भी था कि भाई बच्चे को खाना मिले और सर्व शिक्षा सभी बच्चे पढ़ें, कोई भी ऐसा ना रहे कि जो नहीं पढ़ा है। देखिए 2007 में जो फर्स्ट स्टेप था 2010 तक जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन थी सभी में लिंग संबंधी और सामाजिक श्रेणी में अंतराल खत्म कर दिया था। कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा बॉयज़ एंड गर्ल का, सबको सेम एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब सबको एक साथ बैठकर एजुकेशन दी जाएगी। इसमें क्या जेंडर्स का कोई भी वो नहीं था। 2001 में विद्यालय नहीं जाने वाले जितने भी बच्चे थे 3.2 करोड़ की समथिंग वो थी उस संख्या थी उस टाइम पे। 2005 तक घटकर ये 95 लाख तक हो गई थी। मतलब कि इतने बच्चे फिर अपना कम हो गए थे, पहले इतने नहीं जाते थे। तो जो सर्व शिक्षा अभियान का हमारा प्रोसीजर है उसमें सबको शिक्षित करना, सब पढ़ें और आगे बढ़ें। ये रहा सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, ये एक प्रोसीजर था। फ्रेंड्स अगर मेरे को आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया है और ये सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरी मेहनत कर रही हूँ उस पर आप थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।